प्रधानमंत्री ने पिछले 8 साल में 9 लाख करोड़, समझ रहे हैं मेरी बात, 9 लाख करोड़ से ज्यादा ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो आज भाषा बोल रहे हैं कि इनको अग्निवीरों को हम देंगे नौकरी, वहां से आने के बाद इनके 9 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ किया है। 9 लाख करोड़ रुपया इनका कर्ज माफ किया है। और इसके अलावा हर साल इनको 5 से 6 लाख करोड़ की जो कर है, टैक्स है, उस टैक्स में छूट दी जाती है, टैक्स में छूट दी जाती है। और इसके अलावा 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज माफ किया है। और उसके अलावा उन पर तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपया और बैंकों का कर्जा है। सेना के लिए नहीं है उनके पास। सेना के आधुनिकीकरण के लिए उन्हें सेना में ठेकेदारी प्रथा रखनी पड़ेगी। ठेके पे लाएंगे सैनिक, और ठेके पे लाकर देश के प्रति किसी का कितना भाव होगा इस बात का एहसास आप सब कर सकते हैं। सेना में भर्ती केवल एक रोजगार नहीं है, यह बड़े स्वाभिमान, बड़े गर्व, बड़े सम्मान की बात है कि कोई व्यक्ति सेना में नौकरी करे, सेना में जाके देश की सेवा करे, हंसते हंसते जब जरूरत हो तो देश के लिए अपना बलिदान दे। यह बड़े गर्व सम्मान की बात है। और इसीलिए जब कोई शहीद होता है सैनिक और उसका पार्थिव शरीर उसके घर आता है तो आसपास उसके गांव नहीं, गांव और उसके आसपास के गांव शहरों के लोग इकट्ठा होते हैं। इतना बड़ा सम्मान दिया जाता है। उस परिवार का बड़ा सम्मान होता है जिससे कोई व्यक्ति सेना में जाता है। सब खत्म कर दिया आपने। इस देश के नौजवानों को अग्निपथ की भट्टी में झोंक दिया सरकार ने, और अब सेल्समैन की तरह उसके फायदे गिनाने में लगी है। कोई फायदा होना नहीं है, करना नहीं है, सरकार की नीयत नहीं है। सरकार कह रही है कि हमें नौजवानों की जरूरत है। क्या व्यक्ति 25 साल में बूढ़ा हो जाता है, 27 साल में बूढ़ा हो जाता है, 30 साल में उसमें कोई एनर्जी नहीं रहती है, 35 साल में उसमें कोई एनर्जी नहीं रहती है। अगर उसमें एनर्जी नहीं है तो ये जितने भी नेता हैं जो 70, 72, 75, 80 साल के हो गए, ये काहे के लिए पैटे निकाल के बाहर करो ना। और ये जो ऑफिसर्स हैं जो 60 साल तक के हैं, इवन जो सेना में भी जो ऑफिसर्स हैं जो 60 साल तक सर्विस कर रहे हैं, क्या जरूरत है इनकी, निकाल के बात करो। सेना में है ना। अगर सैनिक को जवानी की जरूरत है या जवान सैनिकों की जरूरत है तो ऑफिसर्स भी कम से कम कुछ रेशो में तो जवान होने चाहिए। फिर 60 साल के क्यों है वो, उनको भी निकाल के बाहर करना चाहिए। अगर इनकी वेतन पर, इनके पेंशन पर इतना पैसा खर्च हो रहा है तो 4-4, 5-5, 6-6 पेंशन जो ले रहे हैं ये एमएलए, एमपी, किस काम के हैं ये? देश को तबाह करके रख दिया इन्होंने। निकाल के बाहर करो इन्हें। सब कुछ सिर्फ ठेके पर रखो। क्या जरूरत है प्रधानमंत्री की इस देश को? जब सब कुछ निजी हाथों में जाना, सब कुछ ठेके पे ही देना है, सब कुछ तबाही होना है, तो फिर प्रधानमंत्री की क्या जरूरत है? 70, 72 जितने भी साल के हों, क्या जरूरत है उनको? हटाओ ना, तो वहां बूढ़े चल जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं इनको समझने की बहुत जरूरत है। साथियों, मैं नहीं मानता, और मैं नहीं, मेरे जैसे इस देश में करोड़ों लोग हैं जो इस बात से सहमत होंगे कि 25 साल में, 27 साल में, 30 साल में कोई 35 साल तक कोई बूढ़ा नहीं होता। खूब ऐसा ही जोश होता है। कहने वाली बातें हैं, जो मन में आए कहा जाए। आप अपनी योजना को सही बनाने के लिए जो चाहो कहो, लेकिन जोश कम नहीं होता। जिन लोगों को अवार्ड मिले हैं उनकी उम्र भी देख लो, उनकी औसतन उम्र भी, वो उम्र भी 30 के आसपास ही है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा कहा जा रहा है। कोई भी इस तरह के काम होते हैं, कोई भी ऐसी योजना होती है तो सामाजिक राजनीतिक आंदोलन होते हैं। और जब सामाजिक राजनीतिक आंदोलन होते हैं उसमें मुकदमेबाजी भी होती है, एफआईआर भी होती है, लेकिन जैसे वो आंदोलन खत्म होते हैं, उनका हल निकल जाता है,
तो उसके साथ ही मुकदमे भी खत्म हो जाते हैं। पर बड़े अफसोस की बात, यह सारे नौजवानों के लिए बहुत ही एक दुखद पहलू है कि कल जब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सेना की अधिकारियों की तरफ से, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी द्वारा कहा गया, उसने पत्रकार ने सवाल पूछा था कि जो लोग इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं उनका क्या करेंगे, उन्हें लेंगे कि नहीं लेंगे। तो लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कहा था कि नो, उनको नहीं लेंगे। जिनके खिलाफ भी एफआईआर है, जो भी आंदोलन में भाग ले रहे हैं, उनको नहीं लेंगे। इसका मतलब यह है कि जो लाखों नौजवान इस देश का भविष्य जो है, जिन्होंने भी भाग लिया है, उनमें से किसी को भी सेना में नहीं लिया जाएगा, किसी को भी। और पहचान कैसे की जा रही है, यह भी बड़ी मजेदार बात है। पहचान इस तरह से की जा रही है कि जो उनके मोबाइल हैं, उन मोबाइल नंबर्स के जहां भी प्रदर्शन हो रहा है, उनकी टावर के अंदर में, उस एरिया में, उसमें जो मोबाइल नंबर आ रहे हैं, उन मोबाइल नंबर से पहचान करके एफआईआर की जा रही है। यह स्थिति है, यानी कि जो भी प्रदर्शन में भाग ले रहा है, उसके पास मोबाइल है, उसने मोबाइल उस समय यूज किया है, कोई भी बात है, उसकी उस टावर के तहत उसकी रेंज आ जाएगी, उस टावर में वो आ जाएगा कि हां ये मोबाइल यहां पे था इस समय, उसको एफआईआर उसके खिलाफ होगी और उसको अरेस्ट किया जाएगा, मुकदमा चलेगा और उसको सेना में नहीं लिया जाएगा। जबकि सामाजिक राजनीतिक आंदोलन में कभी भी ऐसा होता है तो तुरंत वो एफआईआर खत्म हो जाती है जैसे आंदोलन का हल निकलता है। लेकिन यहां बिल्कुल स्थिति अलग है। अनुशासन की बात कह के यह सब कहा जा रहा है, उनको नहीं लिया जाएगा। ये बड़ी गंभीर परिस्थिति है साथियों, और इन गंभीर परिस्थितियों में आपको धमकाया गया है। कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जो बात कही गई है, नहीं, उन्हें नहीं लिया जाएगा, ये एक धमकी है। इस देश के नौजवानों को धमकी दी जा रही है कि अगर आप सरकार के गलत फैसले के विरोध में कोई भी काम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो आपको सेना में नहीं लिया जाएगा। आप चाहे जो भी हो, कितने भी अच्छे हो, कुछ भी हो, आपको नहीं लिया जाए। यह स्थिति है साथियों। इस स्थिति, क्या यह तानाशाही नहीं है? और यह एक अनपढ़ और कायर प्रधानमंत्री का एक घिनौना चेहरा नहीं है जो सब आपके सामने आ रहा है साथियों? जो अपने आप को सेना के पीछे छुपाकर सारा खेल खेल रहा है। जो काम, यह फैसला सरकार का है, सेना का नहीं, तो सेना को सामने आने की क्या जरूरत थी? लेकिन सेना को सामने लाया गया है। सैनिक अधिकारियों के माध्यम से ये सारी चीजें की गई हैं और खुद बिलों में छुपे बैठे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, कोई भी हो। ये सारी चीजें हो रही हैं। यह है देश का दुर्भाग्य है। लेकिन साथियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अब सरकार ने फैसला कर लिया है। नौजवानों को मेरा एक ही संदेश है साथी, सरकार फैसला कर चुकी है, पीछे नहीं हटेगी। तो आपके पास, हम सबके पास संघर्ष करने के अलावा, आंदोलन करने के अलावा अब कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं। हमें संघर्ष करना होगा, आंदोलन करना होगा, लगातार करना होगा, जब तक सरकार इस योजना को वापस ना ले और पहले की तरह सेना में भर्ती ना होने लगे। पिछले 8 साल में जो सेना में भर्ती हुई है, उनका औसत जो निकल कर आता है वो 45-46 हजार है। जबकि उससे पहले जो सेना में भर्ती होती थी वो लगभग 80 हजार के लगभग हर साल होती थी। और अब पीछे से जो 8 साल में हर साल का जो औसत है वो 46 हजार, और अब ये 46 हजार आपके सामने। लगभग 60 से 70 हजार के बीच में सैनिक हर साल रिटायर हो रहे हैं। इस समय भी तकरीबन 1.25 लाख सैनिकों की भर्ती की जरूरत है। 1.25 लाख नौकरियां खाली पड़ी। तो मेरा आपसे निवेदन है साथियों, हमें संघर्ष करना पड़ेगा,
आप सबको इकट्ठा होकर, मिलकर, तालमेल के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन संघर्ष पूरी तरह से शांतिपूर्वक होना चाहिए। संघर्ष पूरी तरह से प्रजातांत्रिक तरीकों से होना चाहिए। संघर्ष और आंदोलन पूरी तरह से संवैधानिक तरीकों से होना चाहिए। जैसे पहले के आप दो कम से कम आंदोलनों के विषय में मैं आपको बता सकता हूं जिसमें मैं पूरी तरह से शामिल रहा हूं। एक CNRC का आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन था, पूरे देश में था। सरकार की हिम्मत नहीं है कि कानून पास कराने के बाद भी आज भी उसे लागू कर सके। कोरोना की आड़ में उस आंदोलन को खत्म किया गया, लेकिन आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्वक, प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन था। ठीक इसी तरह से 13 महीने चला किसानों का आंदोलन, पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से था, संवैधानिक मर्यादाओं के अनुकूल था, अनुरूप था, पूरी तरह से शांतिपूर्वक था और पूरी तरह से अहिंसक था। और आखिर में इसी सरकार ने, इसी प्रधानमंत्री ने किसानों के सामने घुटने टेके और कृषि कानूनों को वापस लिया। यह निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि अगर हमने ईमानदारी से आंदोलन किया तो यह योजना भी वापस होगी। मतलब ही नहीं है कि ना हो। बेशक कितने भी कहते हैं कि हमने नोटिफिकेशन निकाल दिया, हमने जारी कर दिया, हम जुलाई से शुरू कर रहे हैं और दिसंबर में इसकी पहली जो भर्ती शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो बैच है वो अगले जून से जो काम करना शुरू कर देगा। बेशक कुछ भी कहते रहे सैनिक अधिकारी या जो भी है, सरकार जो चाहे कह ले, लेकिन अगर आंदोलन तरीके से किया गया तो निश्चित रूप से यह योजना वापस होगी, सरकार को वापस लेनी पड़ेगी, पर शर्त वही अहिंसक रूप से काम करें। और एक चीज और आपसे कह रहा हूं साथियों, आप ही लोग थे जो इनको वोट देते रहे, आप ही लोग थे जो इनके हिंदुत्व के एजेंडे में शामिल होते रहे, आप ही लोग थे जो इनके अंधभक्त बने रहे। अब देख लिया आपने कि किस तरह से, कितने सुनियोजित तरीके से, कितने घिनौने तरीके से इस देश के नौजवानों का भविष्य, उनकी उम्मीदें, उनके सपनों को जलाकर राख कर दिया। ये योजना अग्निपथ योजना भर्ती की योजना नहीं है। ये योजना इस देश के नौजवानों के भविष्यों को जलाने वाली, उनकी धधकती चिता की योजना है। और 1 रैंक 1 पेंशन की बात चली थी, या तो खत्म कर दिया, नो रैंक नो पेंशन। और एक मजेदार बात याद आ गई मुझे कि आप जो सामान्य सैनिक जो होते हैं उस तरह का भी आपको दर्जा मिलेगा नहीं। और पेंशन तो मिलने का मतलब ही नहीं है, आपको जो है वही पैसे मिलेंगे। और इसके अलावा जो सैनिकों को रिटायरमेंट के बाद में जो सुविधाएं मिलती हैं वो कोई सुविधा आपको नहीं मिलेगी। जैसे जीवन भर कैंटीन से सामान की सुविधा, जीवन भर मेडिकल फैसिलिटी, जीवन भर पेंशन, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ठेका पड़ता है ना। इसलिए साथियों बहुत तरीके से आंदोलन करना है। और एक चीज और मैं कहूंगा, इस देश में ये बीजेपी ही है जो हम सबको हिंदू मुस्लिम के रूप में लड़ाने का प्रयास करती है और देश को तबाह करने के लिए लगातार लगी हुई है। आरएसएस और ये बीजेपी, जब तक आप आरएसएस और बीजेपी के बहकावे में आते रहोगे, हिंदू मुस्लिम की इस लड़ाई में अपने आप को शामिल करते रहोगे, आप सबका यही हश्र होगा। ये किसी के नहीं है, किसी के सगे नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का तो सीधा ही है कि हम दो और हमारे दो, मोदी खुद और अमित शाह और दोनों अंबानी और अडानी, बाकी कुछ और उद्योगपति नहीं और कुछ नहीं। बाकी देश भाड़ में जाए, कोई लेना देना, देशवासी भाड़ में जाए, कोई लेना देना नहीं है। पूरी तरह से तबाह कर दिया, आर्थिक स्थिति देश की इतनी बुरी कर दी जिसकी कोई हद नहीं। उस सब के बावजूद भी एक और मजेदार आपको बात बताता हूं, यहीं पे कि कोई किसी तरह की जो नौकरी नहीं दी जा रही है, उस सब के बावजूद भी जो सरकार का खर्च बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि सरकार में बैठे हुए जो मंत्री हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं,
जो और सारे IAS IPS ऑफिसर्स हैं, इनके लिए सब सारी सुविधाएं सब बढ़ती चली जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खर्च बढ़ता चला जा रहा। लेकिन सेना को कमजोर करना, सेना को अपमानित करना, यह कहां की रीत है? उसके लिए इनके पास पैसा नहीं है। क्या फर्क पड़ता है अगर 6 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ भी, 2.5 से 3 लाख करोड़ इस देश के सैनिकों के वेतन और पेंशन में चला जाता, तो क्या फर्क है? उस देश के तो लोग हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन उसके लिए लगाया, देश के लिए लगाया, देश की सेवा में लगाया, सेना में सेवा की है उन्होंने। अगर उनको ये वेतन और पेंशन मिलता तो इसमें क्या बुरा क्या है? इधर उधर जो खर्चे किए जाते हैं उन सबको हटा के, जो बेकार के हैं उनको हटा के, इसमें जो आप टेक्नोलॉजी अगर आप लाना चाहते हैं सेना में, तो उसमें लगाइए आप, वो पैसा वहां से यहां लाइए, करिए आप इस खर्च को बढ़ाकर। जो सेना का बजट है उसे करिए आप 6 लाख की जगह उसे 8 लाख करिए, 8 लाख करोड़ कीजिए, तो 2.5 लाख उसमें जाएगा, उसका बढ़ेगा टेक्नोलॉजी। और इससे ज्यादा है जो बेईमानी और भ्रष्टाचार है आप में, उस भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए ना, उस बेईमानी को खत्म कीजिए ना, जो सरकारी पैसे की लूट मचा रखी है उसको खत्म कीजिए ना, अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं इनको देखने की जरूरत है। और आखिर में संदेश ये दूंगा साथियों कि जब तक इस देश में भाजपा को उखाड़ के आप नहीं फेंकोगे, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। चाहे आप नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, या कोई भी हो, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसलिए अगर देश की अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हो तो बीजेपी को उखाड़ कर फेंको। 2024 का चुनाव सामने है, इसको उखाड़ कर फेंको। और बीजेपी को उखाड़ कर फेंकने के लिए एक ही चीज है, पहले ईवीएम को उखाड़ कर फेंको। ईवीएम के आंदोलन में हमारा साथ दो, जो हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं उसमें हमारा साथ दो। और जो आगे आने वाले समय में हम ईवीएम के विषय में जो आंदोलन करेंगे पूरे देश भर में, उस आंदोलन में हमारा साथ दो। ईवीएम नहीं हटेगा, बीजेपी को आप नहीं हटा सकते। बीजेपी नहीं हटेगी, बीजेपी नहीं हटेगी, आपकी समस्याएं कम नहीं होंगी बल्कि आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। खत्म होने की तो बात ही छोड़ दो, आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। कितने गुना बढ़ेंगी आपको पता नहीं है, इसका अंदाजा भी नहीं, एहसास भी नहीं है। इसलिए बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए ईवीएम को हटाना बहुत जरूरी है। इस ईवीएम के आंदोलन को पूरे देश में जन आंदोलन बनाना जरूरी है। और एक बार ईवीएम हट जाएगी, बीजेपी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। अब फिर उसके बाद बीजेपी और आरएसएस को इस देश से उखाड़ के फेंकना है पूरी तरह से, तब आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तब देश में जो पुरानी तरह से व्यवस्था चल रही थी सैनिकों की, उसी तरह से और उसको और बेहतर बनाया जा सकेगा। सैनिकों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए उसको और अच्छा किया जा सकेगा। यही मेरा कहना है साथियों आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। नमो बुद्धाय। जय भीम, जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।